नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बिहार में आरजेडी नेता मनोज झा की कविता पर बवाल मचा हुआ है। कविता उन्होंने 21 सितंबर को राज्यसभा में पढ़ी थी, लेकिन बवाल अब जाकर क्यों मचा? इसके पीछे आरजेडी की क्या रणनीति है? और दूसरी तरफ नीतीश बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो सच में फिर से पलटी मारकर एनडीए में आने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की बिहार यूनिट कैसे रिएक्ट करेगी? किस तरह के समीकरण बिहार में बनते दिख रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक तिवारी जी। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। अंजू पंकज के सभी जय दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार जी। जय श्री राम। ये बताइए कि ये आरजेडी में कौन सा बवाल मच गया है? ये कविता जो पढ़ी थी 21 तारीख को राज्यसभा में मनोज झा ने, उस पर अब जाकर बवाल क्यों मचा? लोगों को लग रहा है बवाल है, लेकिन मैं हम्म। बिहार से हूं और मेरा दृष्टिकोण बहुत राजद को लेकर के अलग होता है। देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह जो कि आरजेडी से, उन्होंने कहा कि तिलक लगाने वालों ने पूरे भारत को बर्बाद करके रखा है, तब चेतन आनंद का अंदर का खून क्षत्रिय वाला नहीं खोला। जब रामचरितमानस को चंद्रशेखर यादव लगातार गाली देते रहे, तब मनोज झा जो ब्राह्मण, जिनको कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं, तब उनका भी खून नहीं खोला और न चेतन आनंद का खोला। अब एक कविता हो गई ठाकुर के नाम पे। देखिए, ये बहुत सुनियोजित प्रयास है आरजेडी का कि अब बिहार में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत भी किया जाए। इन्होंने पहले ही यादव को तोड़ लिया, कोयरी को तोड़ लिया, कुर्मी को तोड़ लिया। राजद का एकमात्र सोल प्रोजेक्ट जो है लाइफ का, वो हिंदुओं को कास्ट में विभाजित रखना है और आपस में लड़ाना है और राजनीति करके सत्ता तक पहुंचना है, और उसी का ही है। अगर ऐसा नहीं है तो आरजेडी जैसी पार्टी से विधायक होने का क्या लाभ है, हम्म। जो मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक कर रही है कि 5 लाख ही आपको चुकाना है, 10 लाख का ऋण मुफ्त में मिल जाएगा और उसमें से मात्र 5 लाख चुकाना है और 5 लाख की सब्सिडी सरकार देगी। ऐसी कोई योजना हिंदुओं के लिए तो नहीं बनी। और माइनॉरिटी मतलब मुसलमान होता है बिहार में, ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। तो ये प्रिविलेज, अगर मुसलमानों को प्रिविलेज की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है? और फिर भी इस देश में, और ये लोग सेकुलर के अब्बा लोग कहते हैं कि भैया इस देश के मुसलमान डरे हुए। तो राजनीति तो बिहार में असल हो रही है और बड़ी खतरनाक हो रही है जी। लेकिन ये चेतन आनंद जो है, ये अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का हमला बोल रहे हैं मनोज झा पर, आपको क्या लग रहा है उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन लालू प्रसाद यादव की इस रणनीति के साथ ही है? इसीलिए इस मामले को अब तूल दिया जा रहा है इतने दिन के बाद में, या फिर और कोई वजह हो सकती है? नहीं नहीं, और कोई वजह नहीं है। ये कंप्लीटली एक राजनीतिक टूल की तरह ये प्रयोग कर रही है। बिहार में एक नई तरह की प्रयोग इसलिए अब आवश्यक हो गई है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये हिंदुओं को जितना तोड़ना था अन्य जातियों में तो ये तोड़ चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि आपस में अब दो बड़े पिलर है ना, क्षत्रिय का काम होता है सनातन की रक्षा के लिए बात करना, और ब्राह्मण का होता है समाज में गलत न चीजें हो तो उसको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करके मैसेज देना, पढ़ाना, अध्ययन कराना। तो बिहार का अध्ययन तो चंद्रशेखर यादव करा ही रहे, रामचरितमानस को गाली दे करके, और बाकी जो चीजें बिहार में एजुकेशन मॉडल है वो तो पता ही है दुनिया को। तो अब उसमें ये नया टूल किट है। अब क्या होगा, इसी बहाने चेतन आनंद के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थक ब्राह्मणों को गाली देंगे, और चूंकि ब्राह्मणों को गाली देंगे तो बाकी मनोज झा के ब्राह्मण समर्थक हो ना हो, बाकी ये पूरा जो है दरभंगा सीमांचल का एरिया, ये जो झा वाले ब्राह्मण है वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण और राजपूत एक दूसरे को गाली देंगे और फिर जो है प्रोजेक्ट किया जाएगा कि यस, काम फिनिश हो गया है, अब बीजेपी की इनको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सब पैचअप है जी। लेकिन इस आरजेडी की इस तरह की रणनीति की वजह क्या हो सकती है? क्या जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्या वो वजह हो सकती है कि अब ये खेल भी खेला जाए ब्राह्मण और राजपूतों को लेकर?
देखिए, पहली बात इसको हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं कि नीतीश कुमार जाएँगे या नहीं जाएँगे, लेकिन जो इशारे हो रहे हैं, जो नीतीश कुमार की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, उसको जो कोई रीड करता है, तो उसका एक सीक्वेंस है, तरीका है। हम्म, 2010 में शरद यादव के पास कार्यकारी कमेटी का पावर था, उनसे छीन करके नीतीश कुमार ने अपने पास ले लिया। जब बीजेपी के पास से जाना था तो आरसीपी सिंह के पास सारा पावर था, आरसीपी सिंह के से छीन करके वापस ले लिया। अब ललन सिंह के पास पावर था, ललन सिंह से छीन करके अपने पास वापस ले लिया। तो ये वो बता रहे हैं सेंटिमेंट, जिसको जो लोग समझते हैं ना, या फिर एक्शन जो समझते हैं नीतीश कुमार का, वो बता रहे हैं कि कुछ उसी तरफ लग रहा है। उसका कारण कई है, उसको लेकर के G20 में पीएम से मिलना, 400 करोड़ रुपए मिल जाना पीएम की तरफ से। और चूंकि बिहार बीजेपी मान नहीं रही है नीतीश को लेकर के, दरभंगा से ही लगातार है कि नहीं जाना है। अमित शाह जितनी बार बिहार है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आरजेडी के साथ और जदयू के साथ इन सब की बातें बकवास है, नीतीश कुमार के साथ किसी भी कीमत पे हम 2024-25 में नहीं जाना। तो नीतीश कुमार के पास दो चैनल ओपन थे। मैंने आपके शो पे एक बार कहा था, एक हरिवंश जी जो राज्यसभा के सभापति में भी उपसभापति हैं, जो कि जदयू से हैं, और दूसरा जो है चैनल था कि वो किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि अमित शाह जी ने वो बातचीत का चैनल बंद कर दिया था। अमित शाह प्लान कर रहे थे अपने हिसाब से, जिसमें चिराग पासवान थे, उपेंद्र कुशवाहा थे और बीजेपी थी, और ये अलायंस बहुत अच्छे से काम करने लगी थी। हम्म, किंतु जो ये इंडी गठबंधन बना, केंद्रीय कमेटी का मानना है, केंद्र में मोदी जी और इनकी टीम का मानना है कि इंडी अलायंस का बैकबोन ही टूट जाएगा अगर हमने नीतीश को तोड़ लिया और नीतीश कुमार हमारे साथ है। नीतीश कुमार क्यों आना चाहते हैं, बड़ा प्रश्न तो ये है। तो नीतीश कुमार को लगा था कि चलो कोई बात नहीं, कर्नाटक नहीं तो मुंबई या दिल्ली में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात हो नहीं रही है। राजद लगातार जो है वो कांग्रेस की तरफ झुकती जा रही है, और इनके जो बड़े बड़े दावे वाले सीट्स हैं, जैसे कि जहानाबाद हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, उन पे भी राजद क्लेम करना चाहती है। हम्म, तो ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। उस पे प्रशांत किशोर का एक बयान आया, जिसमें प्रशांत किशोर ने कह दिया कि 4 से अधिक इस वर्तमान गठबंधन में जदयू के सिंबल से लोग नहीं जीतेंगे सांसद। हम्म, अब बेचैनी का दौर शुरू हुआ, क्योंकि 16 सांसद इनके पास हैं। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई। अभी इसी बीच एक बड़े इंपॉर्टेंट बिहार के पत्रकार है, उन्होंने कहा ट्वीट करके कि फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें बीजेपी का सीएम, जदयू का डिप्टी सीएम, विधानसभा से नीतीश कुमार का एग्जिट और एक सम्मानजनक विदाई के लिए बीजेपी भविष्य में राज्यपाल बनाएगी और आरजेडी का कुनबा जेल में जाएगा। अब हम्म, इस ट्वीट के बाद गहमागहमी और बढ़ गई है। तो इसी प्रकार की चीजें चल रही है, लेकिन राजद किसी कीमत पे अलग नहीं होना चाहता नीतीश कुमार से। इसी वजह से लालू जी के कहने पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी हम्म, जयंती जयंती पे पे। वो गए, तेजस्वी यादव। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार अलायंस हुआ है। अलायंस तो तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का 2015, 16, 17 भी था। तो उन 3 साल में तो नहीं गए। हम्म, इनफैक्ट पिछली साल भी जा सकते थे, पिछले साल भी तो नहीं गए। इसी बार इस बार इसलिए क्योंकि वो मजबूरी है, उनको पता है कि सत्ता के करीब रहेंगे तो जेल जाने से बचे रहेंगे। जी। बिल्कुल, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि इस बार जब नीतीश कुमार गए दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में और आप कह रहे तेजस्वी भी गए, तो शायद वो उसको जैसे कि बातें उड़नी शुरू हो गई थी ना कि अगर वो उस उनकी जयंती पर जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो साफ है कि वो बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, पाला कभी भी बदल सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव का परिवार तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि इस वक़्त नीतीश कुमार पाला बदलें। लेकिन नीतीश तो ये भी चाहते हैं ना कि इंडी अलायंस में उनको कम से कम संयोजक बना देते, उनकी इज्जत बढ़ जाती क्योंकि उन्होंने ये पहल की थी। लेकिन संयोजक बनने में अड़ंगा भी तो लालू नहीं लगाया था, जब कहा था कि एक संयोजक काफी नहीं होगा, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संयोजक होंगे। तो नीतीश तो जानते हैं कि उनको भी तो दबा रहे हैं ना लालू प्रसाद यादव, और अपने लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 अक्टूबर को उनकी पेशी भी है, तब तक वो चाहते हैं कि सत्ता भी बनी रहे। देखिए, 2-3 चीजें हम समझ लें। पहले नीतीश कुमार के बारे में ये समझ लें कि नीतीश कुमार इस वक्त अब जब चाहते हैं राजनीति में, स्वयं वो चाहते हैं, उनके करीबियों का भी कहना है कि वो वास्तव में सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं, लेकिन सम्मानजनक एग्जिट इंडी अलायंस में रहते हुए उनको मिल नहीं सकता। बिल्कुल। उन्होंने सोचा था कि प्रेशर बनाएंगे और बीजेपी आने देगी, लेकिन तब तक हुआ ये कि बिहार में सम्राट चौधरी बन जाते हैं बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और चिराग पासवान मोदी जी के
का आशीर्वाद लेकर के पूरे बिहार में सत्ता बदलने को लेकर के एक यात्रा शुरू कर देते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष उनके राजू तिवारी, और बड़ा जबरदस्त उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सारी चीजें जब नीतीश कुमार देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि सत्ता भी नहीं रहेंगे, और अगर ऐसा रहा 2024 के बाद तो आरजेडी भी मुझे पूछेगी नहीं, वैल्यू नहीं देगी, और इस वजह से पूरी की पूरी जदयू बर्बाद हो जाएगी। आज जेडीयू की एक इंपॉर्टेंट लीडर ने जदयू से ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है। अब उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप देखते रहिए नीतीश कुमार जी, एक एक गलती आपको कितनी भारी पड़ेगी, पूरी जदयू समाप्त हो जाएगी। तो जदयू के अंदर जो टूट को बचाना है तो उनको वापस बीजेपी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल अलाय नहीं है। जदयू के नीचे के कैडर का कहना है कि भाई आरजेडी वाले हमें पसंद नहीं करते, हम जब आरजेडी वालों के पास जाते तो हमारा जो सम्मान होता था बीजेपी ऑफिस में, जैसे लगता ही नहीं था कि बीजेपी अलग ऑफिस है या जदयू अलग ऑफिस है। दोनों एक दूसरे के साथ जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन था, जो माइंडसेट था, वो बड़ा बैठता था। उसका कारण ये है कि कुर्मी, कोयरी और यादव ये तीन अलग अलग धुरी हैं। तो आपने तो ऊपर में एक कर लिया, लेकिन आपका कैडर एक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि बसपा समाजवादी पार्टी का अलायंस, तो उसका रिजल्ट आपको पता था। वही रिजल्ट नीतीश कुमार अब भांप रहे हैं, और वो बाहर जाने का बहाना तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से वो भेंट मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन सुशील मोदी जी के बयान को, कल वाले बयान को समझना चाहिए कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर नीतीश कुमार को लिया तो बिहार बीजेपी में बवाल हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा। और ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का नीतीश के प्रति अब क्रोध चरम सीमा पे है, और वो नहीं होगा। और मुझसे भी अगर व्यक्तिगत रूप से आप पूछिए तो मैं मानता हूं कि बिहार को अब बीजेपी को, जैसे इन्होंने तमिलनाडु में कहा कि एकला चलो, वैसे ही अब समय आ गया है कि एकला चलो बिहार में भी। जी। लेकिन जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे थे ना कि नीतीश कुमार हटेंगे मुख्यमंत्री के पद से, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और डिप्टी जेडीयू से रहेगा, ये फॉर्मूला मतलब बहुत जोर शोर से चल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी शायद इस तरह का अरेंजमेंट चाहती भी हो, उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब भी 2025 में भी चुनाव हो गए, 2024 के चुनाव, और सत्ता अपने हाथ में हो, तो फिर बिहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है बीजेपी के लिए भी उस लिहाज से। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आरजेडी जेडीयू को जाने देगी, या फिर ये माना जाए कि जेडीयू के जो सांसद हैं वो बहुत सारे बीजेपी के साथ, मतलब नेताओं के साथ संपर्क में भी हैं, और वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े तो बीजेपी के साथ लड़े। वो प्रेशर है नीतीश कुमार पर, जिसके चलते वो इस तरह के सिग्नल दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर सम्मानजनक एग्जिट मिल जाता है तो मैं बीजेपी का दामन फिर से थाम लूं। नहीं, नहीं, देखिए प्रेशर तो नीतीश कुमार पे सांसद नहीं बना सकते। मैं मानता हूँ इस हॉर्स ट्रेडिंग के वो भारत के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। उनका कोई एक सांसद, विधायक तोड़ के नहीं ले जा सकता, ना राजद ना जदयू। पिछली बार जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकले थे और उन्होंने कहा कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो आपने देखा किस नाटकीय ढंग से सिर्फ 25 दिन के अंदर अमित शाह से मुलाकात होती है और उसके बाद गठबंधन टूटता है और आरजेडी के साथ वो बाहर चले जाते हैं। उनको जैसे ही सेंस होता है कि उनकी पार्टी को कोई तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास करता है, तो वो फ्लिप कर लेते हैं। यही एलिगेशन उन्होंने बीजेपी पे भी लगाया था कि बीजेपी भी मेरी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अब वापस वो आरजेडी पे 2-3 मुद्दों को लेकर के एलिगेशन लगाने वाले हैं, क्राइम को लेकर के और सनातन धर्म को, एंटी सनातन धर्म जो बयान है उसको लेकर के। उसका कारण ये है कि जदयू इस तरह की पार्टी मानी नहीं जाती है जो सनातन के विरोध में जाए। वो इसलिए क्योंकि जो उनका लौकुश समीकरण का वोट बैंक है वो प्रचंड सनातनी है, वो स्वयं सनातन धर्म में बहुत ज्यादा मानता है। इसी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि इस एंटी सनातन बयान के चक्कर में उनका पूरा कोर वोट बैंक न शिफ्ट हो जाए, कोर वोट बैंक उनसे ना नाराज हो जाए। इसी वजह से ये चीजें हो रही है। और एक और चीज हुआ था जिसको लेकर के मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करूं। आज से 10 दिन पहले ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में बहुत अच्छी खासी बहसा बहसी और फाइट हुई थी बिहार में। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के करीबी और उस वक्त तक ललन सिंह भी करीबी थे, किंतु अशोक चौधरी को जिस प्रकार से ट्रीट किया वो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा और यही कारण था कि ललन सिंह से दूरियां बढ़ी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था 4 दिन पहले जिसमें वो एक गर्दन पकड़ के खींच करके अशोक चौधरी को सामने लेकर के आए। नीतीश कुमार, ललन सिंह अवाक हो गए, जबकि अशोक चौधरी बहुत पीछे खड़े हुए थे जानबूझकर, क्योंकि नाराज चल रहे थे कि ललन सिंह पास में खड़े हैं। तो फिर वो कहा जा रहा था कि पैच कराने का प्रयास हुआ, पैच नहीं हुआ तो कार्यकारिणी भंग कर दी और ललन सिंह से सारे अधिकार छीन करके वापस अपने पास ले लिए हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग है
कि आने वाले 10-15 दिन में बिहार मूव किधर करता है। जी। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकेत है जब इतने सारे अधिकार लल्लन सिंह से ले लिए, और लल्लन सिंह तो लगातार वकालत कर रहे थे कि पीएम पद के उम्मीदवार होने चाहिए इंडिया अलायंस की तरफ से। नीतीश कुमार उनके लिए लगातार बैटिंग कर रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ओबीसी से आते हैं, और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कुछ जगहों पर कि हो सकता है इंडिया अलायंस भी इस बार ओबीसी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करे, और पीएम मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो हो सकता है इस तरह का गणित बैठाया जाए। ये आपको कितना वाजिब लगता है मौजूदा हालात को देखते हुए? हाँ, देखिए नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी। हुँ, इस बात को वो समझ चुके हैं। परिस्थिति को जब वो बिहार से बाहर गए तो उन्होंने रीड कर लिया। होता क्या है ना कि जब आप बिहार के अंदर होते हैं तो सिर्फ बिहार को देखते हैं। लेकिन हुँ, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले नवीन पटनायक जी से एक बड़े पत्रकार ने पूछ लिया, आप नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह में किसको अच्छा समझते हैं और किसको कितना रेट देते हैं? तो हुँ, उन्होंने बड़ा गजब का उत्तर दिया कि भाई मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन 10 में से 8 पॉइंट मैं नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, और किसी प्रधानमंत्री को इतना पॉइंट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक मॉडल में अपने आप को संभालना, राजनीति करना, और स्टेट के साथ जो कि आपका विपक्षी है उसके साथ राजनीति ना होने देना, उसको समय समय पे आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, जिस प्रकार से जो नियत है प्रधानमंत्री की, वो पूरे देश को संभाल करके एक करके चलते हैं, वो मैंने किसी में नहीं देखा। तो उन्होंने अपमानित नहीं किया मनमोहन सिंह को, लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस कद पे पहुंचा दिया, हुँ, इससे मैसेज जाता है इंडिया अलायंस से लेकर के सबको कि स्थिति क्या चल रही है। हुँ, उसी प्रकार से इनको ये भी पता है कि वाईएसआरसीपी इनके साथ ऑलरेडी साथ में है। इसके हुँ, अलावा जब वो उत्तर प्रदेश का भ्रमण किए, गुजरात का भ्रमण किए, दिल्ली उल्ली गए, तो उनको पता चल गया कि देखिए ये आराम से बीजेपी सरकार 2024 में भी बना लेगी। तो ये जो तमाम तुलनाएं थी, इन तमाम तुलनाओं को देखने के बाद, समझने के बाद नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता चल गया कि जब प्रधानमंत्री और बीजेपी अकेले 300 सीटें लेकर के आएंगी तो वो तो प्रधानमंत्री बनने नहीं है। तो वो हुँ, कम से कम सेफ एग्जिट वाला भी नहीं। अच्छा, लोकसभा में अगर बुरी तरह से हारेंगे 4 सीट, तो इसका मतलब विधानसभा में भी परिस्थितियां और खराब होगी। हुँ, तो हमारा जदयू पार्टी तो बर्बाद होगा, मेरा भी राजनीतिक रूप से कैरियर जो है वो बहुत बुरे दौर में हुँ, समाप्त होगा। मैं चंद्रबाबू नायडू 2.0 नहीं बनना चाहता हूँ। तो ये हुँ, तमाम चीज़ें मन में चल रही होंगी नीतीश कुमार की, और जिस वजह से ये बेचैनी बढ़ती गई थी, और फाइनली वो मौका नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करने का उनको G20 समिट में मिला, और उसके बाद से ये सारी डेवलपमेंट्स आपको दिखती हुई नज़र आ रही है। जी। लेकिन क्या ये माना जाए कि आरजेडी और जेडीयू में अब रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, या अपने आप को सिक्योर देखना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ आप ये देखिए कि शरद पवार भी जिस तरह से अडानी के साथ नज़र आ रहे थे, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया अलायंस के लिए। देखिए 2 चीज़ें हैं कि जब तक निकल नहीं जाते उनके रिश्ते किसी से खराब नहीं होते। ये हुँ, बीजेपी के साथ भी 2 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि वो निकल जाएँगे। आरजेडी के साथ भी वो निकल जाएँगे, अभी तक आरजेडी वालों को पता नहीं है, और किसी को। ये तो एक एक्शंस मैंने बताया, जो नीतीश कुमार के एक्शंस नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं हो रही, बिहार की एजुकेशन पे बात नहीं हो रही, बिहार के हेल्थ पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि नीतीश कुमार कितने डिपेंडेबल हैं, कब पलटेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे या आरजेडी? ये बिहार का दुर्भाग्य है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहां से ठीक रहेगी? ना तो आरजेडी खुद श्योर है कि वो सरकार में कितने दिन तक रहेगी, ना जदयू श्योर है, और ना पुलिस अधिकारी श्योर हैं कि कब तक ये वाली सरकार रहेगी, कल कौन सी बदल जाएगी। इसी वजह से बिहार में पिछले 10 साल से ये मेस फैला हुआ है, और इसको अब सही करने का समय आ गया। मेरे हिसाब से अगर बीजेपी ये गलती करती है तो ये बात सही है सुशील मोदी की, कि बिहार में एक बड़ी बगावत हो सकती है। जी। हाँ, क्योंकि बीजेपी बार-बार क्यों नीतीश कुमार पे भरोसा करेगी? नीतीश कुमार का जो पिछले सालों की जो मतलब उनके कथन और उनकी करनी रही है, वो तो साफ दिख रहा है कि वो कभी भी पलट सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हर बार पलट जाते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी, जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाज़े बंद हो गए हैं, वो बंद ही रहेंगे, या पीएम के साथ मुलाकात के बाद दरवाज़े खुलने के भी आसार हैं? भले ही बिहार बीजेपी में आप कह रहे हैं कि फूट हो सकती है।
ये बिहार बीजेपी के सुशील मोदी का कहना है। केंद्रीय मंत्री पारस जी का कहना है कि नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रमुख अलायंस पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो एनडीए मजबूत होगा, प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत होंगे और मैं तो शुरू से ही एंटी राजद राजनीति करता हूं, इसीलिए नीतीश जी को छोड़ करके मैं बीजेपी के खेमे में आया हूं। अगर नीतीश जी वापस आते हैं तो नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा और मैं वो भाई हूं कि जब उनको खून की भी आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले ब्लड देने मैं ही जाऊंगा। सो बड़ा कश्मकश है बिहार में और बिहार के लोगों में कश्मकश है। अब देखना यह है कि अगले 2-4 दिनों में क्या डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट्स होगा तो हम अलग शो करके बताएंगे। जी। बिल्कुल। और चिराग पासवान का क्या होगा? वो तो लगातार हमलावर रहे नीतीश कुमार पर, और अगर नीतीश कुमार इसी खेमे में आ जाते तो फिर देखिए, कमाल की बात यह है कि चिराग पासवान भी यही बात कहते रहते कि वो नीतियों के नीतीश कुमार के विरोधी है, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के विरोधी नहीं है। लेकिन ये सब करने के लिए बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडरशिप ही तो ये जिम्मेदार है ना। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पोर्ट्रे करते हैं कि वो अपने बेटे की तरह चिराग पासवान को मानते हैं, हिचकते नहीं है, वो गले लगाते हुए फोटोज ट्वीट करते हैं, वायरल होती है, बीजेपी आईटी सेल कराती है, जो कि कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आती है चिराग पासवान को कि वो एक्ट करे। इसी वजह से वो तमाम चीजें हैं जो बदल रही है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा भी तो शायद वो समझा लेंगे, नरेंद्र मोदी तो समझा लेंगे। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान की व्यक्तिगत रूप से जो बिहार में राइज है और जिस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के जो बदलाव करने के लिए निकले हुए बिहार में, उसका जबरदस्त क्रेज है और वो बहुत तेजी से एज अ यूथ लीडर वो बढ़ रहे हैं तेजी से। जी। आपको क्या लगता है, अगर हम जिस बदलाव की बात करें, पलटी मारने की बात करें नीतीश कुमार की, कितने दिनों में सब कुछ हो सकता है? क्योंकि 4 अक्टूबर को अगर पेशी है वो लैंड फॉर जॉब वाले मामले में पूरे लालू परिवार की, उसके आसपास की तस्वीर बदलेगी या उसके बाद, या अभी वक्त लग सकता है? नहीं, नहीं। अभी तो समय लगेगा, वो तो 2024 तक जाएगा, अभी समय लगेगा। लेकिन अभी परिस्थिति देखिए, बीजेपी का फोकस इस वक्त 2024 को लेकर के है, चाहे वो बिहार हो या कोई भी स्टेट। तो बीजेपी उस तरफ से काम कर रही है। और नीतीश जी क्या बीजेपी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, सीट शेयरिंग क्या होगा, ये तो बात की बात है। पहले तो ये देखा जाए कि कब पलटेंगे, जो कि बिहार का प्राइम न्यूज यही है कि कब पलटेंगे। सारे पत्रकार इसी बात का वेट कर रहे हैं और यही बात एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है, पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। जी। बिल्कुल, पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, और पलटेंगे तो कब पलटेंगे, यही एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहती कि आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या कहते हैं? पलटेंगे तो कब पलटेंगे, नहीं पलटेंगे तो क्यों नहीं पलटेंगे? मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव मैंने बता दिया कि वो 3 बार का, ये मैंने खुद के रिसर्च से निकाला है कि 3 बार के सीक्वेंस शरद यादव से लेकर के आरसीपी सिंह और अब ललन सिंह। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार का ये मिलन हुआ G20 में, उसने बात बढ़ा दी है बहुत आगे तक और अब शायद नीतीश कुमार ही वो ऐसे सिचुएशन उत्पन्न करेंगे कि अपने आप बदलने का मौका उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल तो यही लग रहा है कि वो फिर से यू टर्न मारने के मूड में आ चुके हैं। कब मारेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने बिहार की राजनीति में जो उथल-पुथल इस वक्त मची हुई है सभी पार्टियों में, उसके बारे में जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी अभिषेक, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।